गुड आफ्टरनून। सिविल सेवा जीएस दृष्टि प्लेटफार्म पर आपका स्वागत। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से संवैधानिक विकास के चरण को एक बार पुनः शुरुआत करते हैं और आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा किन परिस्थितियों में लाया गया और इसके द्वारा भारतीयों को किस प्रकार संतुष्ट किया गया और भारतीयों ने इस अधिनियम का किस आधार पर विरोध किया, ये दो पक्ष और विपक्ष की बातें इस अधिनियम के मार्फत निकल करके आएंगी। देखिए, चर्चा करते हैं। पहली बार इस अधिनियम के संबंध में जब हम शुरुआत करते हैं तो कहेंगे कि जब पहली बार 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि हमारा उद्देश्य कार्मिक रूप से भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार की घोषणा और उसने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है और इस उत्तरदायी सरकार की स्थापना की घोषणा के बाद कार्मिक रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया और यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ। 1921 में लागू हुआ। क्या विशेषताएं थी, क्या दिया ब्रिटिश सरकार ने उत्तरदायी सरकार को स्थापना के संबंध में, उन्होंने क्या विशेष कानून जारी किए और उसमें पहली बात, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान और उन्हें अलग अलग कर दिया और इसके ऊपर भी केंद्र का नियंत्रण प्रांतों से कम किया गया। केंद्रीय नियंत्रण कम करने के लिए ऐसा किया गया। क्या किया गया? प्रांतीय और केंद्रीय विषयों की पहचान की और उन्हें अलग अलग कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। अगली बात, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय या एकात्मक ही बना रहा। यानी कि फिर भी ढांचा है, सरकार का जो ढांचा था वो एकात्मक ही बना रहा। अब दूसरी बात इसमें जो आगे आ रही है वो बड़ी रोचक, कि प्रांतीय विषयों को इस अधिनियम के द्वारा पुनः दो भागों में, पहले तो ये केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया और अब प्रांतीय सूची के विषयों पर, यानी प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया। एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। और इसमें भी व्यवस्था कैसी? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन और इसमें भी गवर्नर उन मंत्रियों की सलाह लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। अर्थात संक्षेप में मैं कहूं तो शासन की इस दोहरी व्यवस्था को क्या कहा गया? द्वैध
शासन व्यवस्था कहा गया, जो अपने आप में निराली थी, बड़ी अटपटी थी, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ऐसे में शासन कहाँ है, किस तरीके से चल रहा है, कुछ भी पता नहीं। और इसलिए इस द्वैध शासन व्यवस्था का भारतीय द्वारा काफी विरोध किया गया। और अगली बात, और ये भी है, पूर्णतः है, ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है पूर्णतः असफल रही, पूर्णतः असफल रही, नकारा, भारी विरोध। और अगली बात, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, इन दो बातों की शुरुआत की। द्विसदनीय व्यवस्था के तहत 2 सदन वाली लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन आए किसके ऊपर, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा नाम से 2 सदन आए। और इसलिए यह अधिनियम भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत वाला अधिनियम माना जाता है। अगली बात, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उनके 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक कर दिया। और अगली जो कड़वी बात, जो कड़वा नियम ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों के लिए जारी किया और उसे अप्रत्यक्ष रूप से फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में देखा जा सकता है, वो यह है कि सांप्रदायिकता के आधार पर, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। यानी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को और अधिक विस्तारित कर दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर और अधिक विस्तारित कर दिया। और अगली बात जो सूक्ष्म रूप से जो पॉजिटिव कही जा सकती है वो है संपत्ति, कर और शिक्षा, इन 3 आधारों पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी कुछ लोगों को मताधिकार करने का मौका दिया। और अगली बात, इस अधिनियम ने जो पक्ष में कही जा सकती है वो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का इस अधिनियम के तहत सर्जन किया गया, उत्साधन किया गया। यानी एक लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। और अगली बात, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु या सिविल सेवकों हेतु एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। और यह गठन 1923-24 में गठित ली आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। यानी कि केंद्र का बजट अलग होगा और राज्यों का बजट अलग होगा। यह व्यवस्था भी इस अधिनियम के तहत की गई। और अगली बात, राज्य विधानमंडलों को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया इस अधिनियम ने। इसलिए पॉजिटिव यानी पक्ष में, भारतीय पक्ष में इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था और
द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत इस अधिनियम की अच्छी बातों में से एक है और यहीं से लोकसभा और राज्यसभा का गठन की शुरुआत हो जाती है। अगली बात, इस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया या सर्जन किया। अगली बात, 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया। और अगली बात, इस अधिनियम के तहत ही पहली बार भारत में केंद्र का बजट और राज्यों का बजट अलग अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को भी अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया। और अगली बात इस अधिनियम की जो है वो ये कि इसने भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना भी आवश्यक कर दिया। लेकिन इसकी नकारात्मक बिंदु की बात करें जिसकी वजह से इस अधिनियम का लगभग विरोध किया गया, वो 2 बातें, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत और दूसरा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार इस अधिनियम की 2 नेगेटिव बातें हैं जिनकी वजह से इस अधिनियम को पूर्णतः भारतीयों द्वारा नकार दिया गया। इसका काफी विरोध हुआ और उस विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग गठित किया और साइमन आयोग का भी भारतीयों द्वारा लगभग विरोध किया गया। देखते हैं साइमन आयोग के संबंध में जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में होगी, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस अधिनियम को चूंकि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। ये देखिए भारत के राज्य सचिव थे और चैम्सफोर्ड वायसराय थे। और ये वायसराय कब से कब रहे? 1910 से 1916 के बीच चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय रहे। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में यह अधिनियम पारित किया गया था। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।